अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। मुआशरे कैसे तबाह होते हैं या बनते हैं? एक सियासी लीडर कैसे एक कौम को बना भी सकता है और तकसीम भी कर सकता है? कैसे मुआशरे का बिगाड़ शुरू एक तबके से होता है और फिर फैल कर तमाम तबकों को बिगाड़ डालता है? जब सियासी रहनुमा, सियासी लीडर नफरतें फैलाने वाला और तकसीम करने वाला बन जाए, जब सियासी लीडर ऐसा हो कि जो उस पर तनकीद करे उसे मुल्क मुखालिफ और करप्ट कह दे, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दे, ना सहाफ़ी की तनकीद बर्दाश्त करे, ना अपोजिशन की, ना फनकार की, ना अदाकार की। जब सियासी लीडर कौमी इदारों को इस्तेमाल करे, एक एक करके इदारों को तबाह करे, अदलिया का तमाशा लगा दे, उसकी आज़ादी पर सवाल पैदा होने लगे कि अदलिया फैसले नज़रिया ज़रूरत के तहत और मकबूलियत के हिसाब से देने लगे, ना कि कानून के मुताबिक। सियासी लीडर मीडिया को तकसीम कर दे और मीडिया से लड़े, जो खिलाफ बोले उस पर ज़बानी और जिस्मानी हमले हों, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुआशरा तकसीम हो जाता है। मस्बत सोच रखने वाले भी मनफी हो जाते हैं। पूरा मुआशरा बिगाड़ का शिकार होता जाता है। जो मुआशरे में सही सोच रखते हैं, किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत के खिलाफ होते हैं, किसी पर हमले, किसी की ट्रोलिंग के खिलाफ होते हैं, जो एक बर्दाश्त वाले मुआशरे का प्रचार करते हैं, जो नफरतें घटाने और बर्दाश्त बढ़ाने की बात करते हैं, वो भी वही करने लगते हैं जिसके वो खिलाफ होते हैं। एक मकबूल लीडर जो ऊपर जमहूरियत का लिबादा ओढ़े मगर जमहूरी कदरों पर यकीन ना रखता हो, ना उसकी पासदारी करता हो, ना तनकीद बर्दाश्त करता हो, ना इस बात का कायल हो कि कौमें उसी वक्त आगे बढ़ती हैं जब उनमें बर्दाश्त हो, बोलने की आज़ादी हो, तनकीद की आज़ादी हो। जब ये लीडर वादा करता हो कि मगरबी ममालिक की तरह इस मुल्क को भी, अपने मुल्क को भी तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगा, मगर ये भूल जाता हो कि मगरबी ममालिक तरक्की याफ्ता हैं क्योंकि वहाँ जमहूरियत है, वहाँ मीडिया आज़ाद है, वहाँ अदलिया आज़ाद है, वहाँ इदारों को अपनी सियासत के लिए मुतनाज़े नहीं बनाया जाता, ना ही इदारे खुद ऐसा करते हैं। वहाँ अपनी सियासत चमकाने के लिए मुआशरे को तकसीम नहीं किया जाता, नफरतें नहीं फैलाई जाती, दोस्तों के कारोबारी मफाद के लिए खामोश रहने और उनको भरपूर फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, तो अब आपकी बारी है कि उनके मफादात का ख्याल रखें, चाहे अवाम को कितनी ही महंगाई भुगतनी पड़े। तालिब इल्म सवाल करने लगें और फैज़ की नज़र पढ़ दें तो उन्हें मुल्क मुखालिफ करार देकर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कर दिया जाता। सिविल सोसाइटी, समाजी कारकुन बोले तो उन पर मुकदमात नहीं बना दिए जाते। कोई सियासी मुखालिफ बोले तो उसे मुल्क दुश्मन नहीं करार दे दिया जाता। मगर नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ यही किया और मुआशरा टूट फूट का शिकार है। वो लोग जो अदम बर्दाश्त के मुखालिफ हैं वो भी यही कर रहे हैं। अभी वो जिस्मानी तौर पर नहीं, ज़बानी तौर पर कर रहे हैं, मगर गलत कर रहे हैं। एक वीडियो ने गुज़िश्ता दिनों भारत में एक नई बहस छेड़ दी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या किसी शहरी का यह अमल दुरुस्त है कि वो कहीं भी, किसी भी जगह, किसी मारूफ शख्सियत को देखे, किसी सियासतदान को देखे या किसी पब्लिक फिगर को देखे या कोई ऐसी शख्सियत जिससे वो इख्तलाफ रखता हो, तो वो अपने मोबाइल से उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू कर दे और उससे सवाल करे और जवाब देने के लिए उसे बार बार मजबूर करे, उसे हिरासा करे? ये सवाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद किया जा रहा है। क्या सही है, क्या गलत की बहस हो रही है। और वो वीडियो भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी की है जो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बनाई है। और जब से ये वीडियो बनी है उसके बाद से बहस मुसलसल बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। एक फ़िज़ाई सफ़र के दौरान जहाज़ में कुणाल कामरा अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए अर्नब गोस्वामी से सवाल करते नजर आ रहे हैं। ये इनकाउंटर बॉम्बे से लखनऊ जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की जहाज़ पर हुआ, जिसकी वीडियो कुणाल कामरा ने अपने सोशल अकाउंट से शेयर की। इस वीडियो में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा अर्नब गोस्वामी के अंदाज में सवाल कर रहे थे कि कौम जानना चाहती है कि अर्नब बुज़दिल है या फिर कौम परस्त। कुणाल कामरा ने 28 जनवरी को अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो पोस्ट की और अपने ट्वीट में लिखा है कि वो ये सब अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त रोहित के लिए कर रहे हैं, जिसकी मौत के बाद अर्नब गोस्वामी ने अपने टेलीविजन चैनल पर रोहित की ज़ात पात के मुतालिक सवाल खड़े किए थे। और इस वीडियो में भी कुणाल कामरा अर्नब गोस्वामी से उसी की बात की वजाहत मांगते नजर आए। जो तरीकाकार कुणाल कामरा ने इख्तियार किया वही तरीका खुद अर्नब गोस्वामी का टीवी भी सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इख्तियार करता रहा है और अर्नब गोस्वामी उसको सपोर्ट करते रहे। मगर कुणाल कामरा की वीडियो वायरल होने के बाद इंडिया की 4 एयरलाइंस ने उन पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई है। कोई कुणाल कामरा के रवैये पर तनकीद कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, अर्नब गोस्वामी के अंदाज पर तनकीद कर रहे हैं कि वो गोस्वामी खुद भी इसी तरह लोगों के से सख्त सवालात के जवाब का मुतालबा करते हैं। गोस्वामी रिपब्लिक नेटवर्क चलाते हैं, उनका इंडिया का वो बहुत मशहूर नाम है। उन्हें एक
पोलराइजिंग यानी तकसीम करने वाली शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। वो बाकायदा बतौर एंकर बीजेपी के सपोर्टर के तौर पर जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद और ज़्यादा खुलकर उन्हें सपोर्ट करने लगे और जो नरेंद्र मोदी हुकूमत के इक़दामात या भारत में बढ़ती हुई मुआशरती तकसीम के ख़िलाफ़ बोले तो अर्नब ने उसे नहीं छोड़ा। फिर चाहे वो सलमान खान हो या फिर फरहान अख्तर हो या फिर नसीरुद्दीन शाह हो। कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में तलबा से यकजहती का इज़हार किया तो अर्नब ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। तलबा को नहीं छोड़ा जब तलबा एहतजाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी उनको मुल्क मुखालिफ कहते हैं, गद्दारी के फतवे जारी करते हैं। कोई साथी सहाफ़ी कश्मीर में मजाली पर आवाज़ उठाए तो उसे भी भारत मुखालिफ करार देते हैं। कश्मीरी सियासतदानों को कहा कि पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ जंग की भी हिमायत कर चुके हैं। पुलवामा हमले के बाद जब सहाफ़ी एंकर अर्नब गोस्वामी चीख रहे थे कि खून का बदला खून से लेना होगा, हम मजम्मती बयानात नहीं बल्कि बदला चाहते हैं। हालांकि उस वक्त मिग तैयारे में हलाक होने वाले फ़ौजी की अहलिया ने पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात शुरू करने की अपील की थी। अर्नब खुद एक कौम परस्त हैं और जो बात बीजेपी के रहनुमा और कारकुन करते हैं वही वो अपने शो में कर दो। इसी रवैये के खिलाफ कुणाल कामरा ने जहाज में वीडियो बनाई और अर्नब के ही अंदाज में अर्नब से सीधे सीधे सवाल किए, जो जाहिर है गलत बात है और इस बात की निशानदही है कि भारतीय मुआशरे में बीजेपी के इक़्तिदार और इक़दामात से जो लिबरल आवाज़ें हैं वो भी वही कर रही हैं जिसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती हैं। हालांकि कुणाल कामरा एक मशहूर कॉमेडियन हैं, पॉलिटिकल सटायर करते हैं, इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्यों बार बार भारत की सियासत में पाकिस्तान कार्ड, फ़ौज का कार्ड, पाकिस्तान से जंग का कार्ड और मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। भारत जहां इन चीज़ों पर इस तरह खुलकर बात होती आई है, वहां कुणाल कामरा जैसे लोगों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। देखिए कैसे इन चीज़ों पर वो खुद सवाल उठाते रहे हैं, मज़ाहिया अंदाज में उठाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने बिजनेसमैन दोस्तों जिनमें अंबानी भी शामिल है, सर फहरिस्त हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं। कुणाल कामरा इस पर भी सवाल उठाते आए। सहाफ़ियों के साथ मोदी के भारत में यही हो रहा है और अर्नब गोस्वामी जैसे दूसरे सहाफ़ी खुद अपनी सहाफ़ी बरादरी के खिलाफ बीजेपी की हुकूमत के बयानी के साथ मिलकर हिस्सा डाल रहे हैं। सहाफ़ी जब सच और झूठ पर सवाल करे या अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए किसी खबर को रिपोर्ट करे तो उसे निशाना बनाया जाता है, धमकियां भी मिलती हैं, गद्दारी का ताना भी मिलता है और हुब्बुल वतनी साबित करने को कहा जाता है। शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त मुआशरे में बढ़ती चली जाए तो सुलझे हुए लोगों पर भी इसके असरात पड़ने लगते हैं। राजदीप सरदेसाई का शुमार भारत के सुलझे हुए लिबरल सहाफ़ियों में होता है, मगर 28 सितंबर 2014 को जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे और वहां उन्होंने एक तकरीब से खिताब करना था तो इस इवेंट की कवरेज के लिए जाने वाले राजदीप सरदेसाई अमेरिका में थे, जहां उन्हें नरेंद्र मोदी के हामियों ने घेर लिया और उनकी वीडियो बनाने लगे, उन पर तनकीद करने लगे तो राजदीप सरदेसाई उनसे उलझ पड़े, हाथापाई हो गई। इस वाक़े के एक माह बाद राजदीप सरदेसाई ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए था, बीजेपी के हामियों से उलझना नहीं चाहिए था। अदम बर्दाश्त मुआशरे में बिगाड़ पैदा करता है, जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त को नापसंद करने वाले, मस्बत सोच रखने वाले लोग भी रद्द अमल में वही तरीका अपना लेते हैं जिस पर वो एतराज़ करते रहे थे। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी एंकर अर्नब गोस्वामी के साथ यही किया। हालांकि कुणाल कामरा खुद एक लिबरल आवाज़ है। भारत में कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है वो तनकीद का निशाना तो बनता है, मगर जो स्टार्स उनकी सपोर्ट में बात करते हैं वो भी कड़ी तनकीद का निशाना बनते हैं। एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद कैसे भारतीय मुआशरा टूट फूट का शिकार हो रहा है। इदारे एक एक करके कॉम्प्रोमाइज़ होते नज़र आए। जो टीवी स्टार्स बोलते थे, फिल्म स्टार्स बोलते थे, वो खामोश होते नज़र आए। भारतीय स्टार शिद्दत पसंदों के दबाव में आकर खामोशी इख्तियार करते नज़र आए और कुछ फिर भी आवाज़ उठाना नहीं छोड़ते तो उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा होता है। भारत के मारूफ फिल्म स्टार नसीरुद्दीन शाह मुतादिद बार भारत में अदम बर्दाश्त पर बात कर चुके हैं, जिसकी वजह से तनकीद का सामना भी रहता है। इसके बावजूद शहरियत का मुतनाज़ कानून पर उन्होंने कहा कि इन हालात से उन्हें डर नहीं लगता, गुस्सा आता है और हर सही सोच रखने वाले शख्स को गुस्सा आना चाहिए। फिल्म स्टार जब किसी मामले पर अपना मौक़िफ़ देते हैं, उन्हें शिद्दत पसंद सोच रखने वालों की तरफ से मुखालफत और दबाव का सामना रहता है, जिसकी वजह से उन्हें वज़ाहत देना पड़ती है या फिर वो खामोश हो जाते हैं और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। माजी में करण जौहर का मौक़िफ़ रहा कि फ़नकारों को काम की आज़ादी होनी चाहिए, मगर जब उन पर दबाव पड़ा तो उन्हें अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। उन्हें आइंदा किसी पाकिस्तानी फ़नकार को अपनी फिल्म में कास्ट ना करने का वादा करना पड़ा। बॉलीवुड स्टार सलमान खान का मौक़िफ़ रहा कि फ़नकार किसी भी जगह के हों, उनका बायकॉट नहीं होना चाहिए। फिर भारतीय मीडिया पर खुद पर होने वाली तनकीद के बाद सलमान खान पीछे हट गए और सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली एक फिल्म के लिए आतिफ असलम को गाने से रोक दिया गया। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को भी पाकिस्तान से ताल्लुक पर तनकीद का निशाना बनाया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि वो फ़नकार हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे उनका ताल्लुक कहाँ से। फिर शाहरुख खान को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, वो भी खामोश हो गए। इसके अलावा अदाकार आमिर खान ने भी भारत में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त पर बात की, उन्होंने मुल्क छोड़ जाने की बात की। फिर आमिर खान पर शदीद तनकीद हुई, आज वो भी खामोश हैं। इस वक्त भारत में सियासी जमातें बेबस हैं,
جو فلمی ستارے کچھ ہمت کرتے ہیں خاموش کرا دیے جاتے ہیں۔ میڈیا یرغمال ہو گیا ہے۔ اس وقت عدلیہ مکمل طور پر اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کمپرومائز ہو گئی ہے۔ ایسے وقت میں بھارت میں طلبہ مودی کے خلاف سب سے مؤثر آواز بنے ہوئے ہیں، جامعات حکومت کے خلاف سب سے مضبوط محاذ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے مودی حکومت طلبہ کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور پھر جواہر لال یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مگر طلبہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جواہر لال یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام شاہین باغ بھی مزاحمت کی علامت بنا ہوا ہے۔ یہاں ہر مذہب، رنگ اور نسل کی خواتین جمع ہیں اور بھارتی حکومت کی متنازع پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اس لیے یہ مقامات انتہا پسندوں کا ہدف بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں ان مقامات پر فائرنگ کے 4 واقعات ہوئے ہیں۔ جامعہ ملیہ کے باہر ایک نوجوان نے اچانک فائرنگ شروع کر دی اور ساتھ ہی نعرے لگائے کہ یہ لو آزادی۔ اسی طرح شاہین باغ کے باہر بھی فائرنگ ہوئی۔ واضح تقسیم نظر آ رہی ہے، مگر اس ماحول میں طلبہ مسلسل مزاحمت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ اب بھارت کی آخری امید طلبہ بنے ہوئے ہیں۔ 2014 میں بی جے پی کو پارلیمان میں نریندر مودی کی سربراہی میں اکثریت حاصل ہوئی تو سب سے پہلے پارٹی نے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں لانے کا کام کیا، جس سے ملک بھر میں ان کی مخصوص سوچ کو تقویت ملی۔ میڈیا کے بڑے ادارے انتہا پسندوں کے کنٹرول میں تصور کیے جانے لگے۔ بی جے پی کے کارکنوں نے سوشل میڈیا کو پروپیگنڈا کا اہم ذریعہ بنایا۔ جو صحافی لبرل تھے انہیں چپ کرانے کے لیے ٹرولنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ نریندر مودی نے ناقد صحافیوں کو نوکری سے نکلوا دیا، ناقد ٹی وی چینلز اور اخباروں کے اشتہارات بند کرا دیے، مگر اس سب سے بھارتی معاشرہ تقسیم در تقسیم ہو گیا۔ نریندر مودی کا تو فائدہ ہو گیا، بھارت کا نقصان ہو گیا، اور اب بھارتی میڈیا کے اس کردار پر بھارت کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جن اینکرز پر حکومت کا کنٹرول ہونے کا الزام ہے، لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں۔ اس بار نشانہ بی جے پی کے حامی ہیں، یعنی جو طریقہ بی جے پی نے استعمال کیا اب وہی ان کی طرف پلٹ کر آیا ہے۔ جو حربہ وہ اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے رہے اب ان کے ساتھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے وہ ہر اس ملک اور معاشرے کے لیے مثال ہے جہاں بولنے کی آزادی نہیں، جہاں اظہار رائے پر غداری اور کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اپنے ہی شہریوں سے ریاست خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے اور پھر ایسے اعمال کرتی ہے کہ شہری خود کو ریاست سے غیر محفوظ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم ایک بریک، اس کے بعد نظام کو بات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو 2020 ہے، یہ 2019 تو سٹیبلائزنگ کا سال تھا۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے آپ کو ایک لینتھ بتایا کہ کیا کیا ہم نے کوششیں کی، کس طرح کے ڈیفیسٹس تھے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، روپے کے اوپر پریشر پڑا ہوا تھا، فورن ایکسچینج ہمارے ڈپلیٹ ہو چکے تھے، ڈالرز ہمارے پاس تھے نہیں، 10,000 ارب ڈالر کا ہم نے قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی جو کہ پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے تھے، اور ایک سیریس ڈیفالٹ کا خطرہ تھا۔ اور جو بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتے خدا نہ خواستہ، تو اگر آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے یا مشکلات ہیں، تو ڈیفالٹ کے اندر تو پاکستان کی اکانومی میلٹ ڈاؤن کی طرف چلی جا رہی تھی، اور جو مہنگائی اور جو روپے نے گرنا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں، جو بھی سمجھتا ہے ایشو کو، جو ہمارے سامنے ہے کئی لیٹن امریکن ملک کے اندر جو ہو رہا ہے یا ابھی لیبنن میں جو ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مشکل وقت سے گزرے، اللہ نے کرم کیا، سٹیبل ہوا، روپیہ سٹیبل ہوا، کانفیڈنس بزنس کا آیا، اور یہ جو 2020 ہے یہ انشاءاللہ ہمارا وہ سال ہے گروتھ کا، جس میں ہم پوری کوشش کریں گے آگے بھی اپنی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کا، لوگ انویسٹ کریں، بزنس کمیونٹی کی مدد کریں گے، اور خاص طور پہ اب ہمیں توجہ دینی ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری، ان کی خاص طور پہ اب مدد کرنی ہے۔ ان کے لیے سارا وقت مسلسل ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہمارا اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی اور حفیظ شیخ سے بھی کہ کیسے ہم نے، اور پھر رزاق داؤد سے بھی کہ کیسے ہم نے اپنے چھوٹے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی کیسے مدد کرنی ہے۔ تحریک انصاف کی معاشی پالیسیز اور معیشت کے حوالے سے مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم تو وعدہ کر رہے ہیں 2020 روزگار پیدا کرنے کا اور ترقی کا سال ہوگا، مگر معاشی اشاریے کچھ اور بتا رہے ہیں۔ جتنے منفی اس وقت اشاریے ہیں، کیا اس میں کہیں کوئی سلور لائننگ ہے کہ معاملات بہتر ہو سکیں؟ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاشا صاحب بہت شکریہ۔ پاشا صاحب ظاہر ہے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، مگر کہیں کوئی سلور لائننگ ہے کہ 2020 میں سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں، آگے کچھ خوشخبری ہو، آگے جا کے معاملات بہتر ہوں؟ ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تو تقریباً 6% کمی
इस वक्त तक आ चुकी है, और जो कपास की फसल है वो तकरीबन 15 से 20% कम हुई है। तो इस लिहाज से तो जो शरह नमू है उसमें मुश्किल से जो हमने टारगेट रखा है 2.4% वो शायद मुश्किल से इस साल हासिल हो। ख़्याल ये है कि स्टेबलाइजेशन में अल्लाह के फजल से कामयाबी काफ़ी हुई है। ग्रोथ में ये नहीं हुई मगर स्टेबलाइजेशन में हुई। आपका जो तिजारती खसारा है करंट अकाउंट, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त कमी आई है तकरीबन 80% तक, और उसके नतीजे में एक हमारी इकॉनमी इस लिहाज से मुस्तहकम हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा जो IMF के साथ प्रोग्राम है क्या उसमें इतनी अब गुंजाइश है, यानी कि जिस फिस्कल स्पेस जिसे हम कहते हैं, कि उसके नतीजे में गवर्नमेंट कुछ इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश करे। एक चीज़ में बहुत ज़बरदस्त अफसोस से कहना पड़ता है कमी आई है, और वो है शॉर्टफॉल हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ में। सिर्फ 16% इजाफा हुआ है, जबकि आपका कमिटमेंट ओरिजिनली 44% था, फिर कम होके अब 36% है। गैप बहुत है। तो अगर IMF ये समझ लेती है कि स्टेबलाइजेशन तो हो गई है, तो अब टैक्सेस के में इजाफा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात वो मान लेते हैं तो फिर यकीनन गुंजाइश पैदा होती है। आने वाला बजट में गवर्नमेंट ख़ास तौर पे कोशिश कर सकती है कि रिवाइवल की तरफ जाए, मगर ये इस पे डिपेंड करता है कि IMF क्या पोजीशन लेता है। मतलब अगर IMF ने 5,500 का टारगेट दिया, वो इनसे पूरा नहीं हुआ, उससे कम किया, वो भी नहीं पूरा हो रहा। अब अगर मजीद कम करते हैं और अगले साल का टारगेट तो उससे और ज़्यादा था, तो नए टैक्स लगाएंगे तो मसला है, टैक्स कम करेंगे तो फिर हुकूमत के पास पैसे नहीं है। ये कैसे फिर मामला आगे चलेगा? यही बहुत अहम सवाल है, और हुकूमत को पूरी कोशिश ये कि आखिर हम टैक्सेस को क्यों बढ़ाते हैं, ताकि जो गैप है वो कम हो, और उसके नतीजे में जो डिमांड है वो हमारे माशी हालात में उसमें कमी आए, और उसके नतीजे में इंपोर्ट्स में कुछ कमी आए। अब जब आपने करंट अकाउंट डेफिसिट का गैप जो है वो काफ़ी हद तक कर लिया है, तो फिर टैक्सेस इस वक्त बढ़ाने की वजह समझ में नहीं आती है मुझे। कम से कम गवर्नमेंट को ये बात कोशिश करना चाहिए कि ये बात IMF से वाज़े हो जाए कि ये इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है, और इस वक्त हमारे पास अब थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हो गई है कि हम जो कहते हैं कि ग्रोथ की तरफ और रिवाइवल की तरफ आगे बढ़ें। अगर ये बात हो जाती है तो बजट जो आने वाला है, जो बहुत अहम है, उसकी नौयत जो है वो मुख्तलिफ होगी, और उसमें फिर रिलीफ की थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हो सकती। सब साथ में भी बताइए, फिर स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद को ऊपर रखा गया, बड़ी तनकीद भी हुई। अब जो जनवरी में महंगाई के नंबर आ गए हैं 14.6%, जो खुद स्टेट बैंक की जो तवक्कात थी उससे ऊपर हैं, अब आपको लगता है उसमें कोई गुंजाइश है कि वो शरह सूद को कम करें, या हक बजानिब है, या आपको लगता है अभी भी कोर इन्फ्लेशन ही की तरफ उन्हें देखना चाहिए, बेशक महंगाई के ये वाले नंबर कुछ भी हों? देखिए, जो कीमतें बढ़ी हैं आटे की या चीनी की, उनका मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, सप्लाई साइड के हैं, कुछ होर्डिंग है, कुछ रॉन्ग प्लानिंग है। तो इसके असर आपके इंटरेस्ट रेट पर नहीं होना चाहिए उसूलन। और हम एक ज़माने में कहते थे कि हमें कोर इन्फ्लेशन को लेकर अपना पॉलिसी रेट तय करना चाहिए। ये एक पहली दफ़ा है कि स्टेट बैंक ने हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि ओवरऑल इन्फ्लेशन को अपने सामने रखा है। ज़्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इस वक्त, उसमें डिमांड फैक्टर्स का इतना दखल नहीं है, और ख़ास तौर पर मॉनेटरी एक्सपेंशन का। तो मेरी राय ये है कि ये मुनासिब वक्त था कि कम से कम एक इशारा तो देते, चले 25 ही बेसिस पॉइंट कम करते, मगर एक डायरेक्शन बताते, जिससे हो सकता है कि हमारे बिजनेस सेक्टर में कुछ कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है कि आने वाले 6 महीने में शायद ये काफ़ी हद तक और कम हो जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं, इस बात का मुझे अफसोस है, और इसका ताल्लुक़ शायद इससे है कि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत हद तक हॉट मनी पे रिलाई कर रही है।
और पिछले 3 महीने में 2.6 अरब डॉलर का हॉट मनी पाकिस्तान में आया है, इसलिए कि आपने इंटरेस्ट रेट को इतना ऊंचा रखा है कि बाहर की दुनिया से ये तकरीबन 11 से 12% ज़्यादा है। तो रिटर्न तो बहुत है, मगर इसके नतीजे में जो हमारा इन्वेस्टर है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। तो हम बाहर वालों को ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं और अपने लोग जो हैं उनकी सलाहियत जो है या उनकी जो कैपेसिटी है टू मेक प्रॉफिट्स वो कम हो गई। बहुत शुक्रिया हाफिज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद अगले हफ्ते एक बहुत अहम केस की समाअत है, आपके सामने मामला रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को नैब ने गुज़िश्ता साल 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 6 माह से वो गिरफ्तार हैं और एक अरसे से वो अडियाला जेल में हैं। इस दौरान उन्होंने रिलीफ हासिल करने की कोशिश की और ना ही जमानत की दरख्वास्त दायर की। वो हमेशा कहते रहे कि नैब उनके खिलाफ केस को साबित करे, नैब को LNG का पता नहीं, वो नैब को समझाएंगे। इस दौरान उनकी तरफ से कभी नैब की रिमांड की दरख्वास्त की मुखालफत भी नहीं की गई, मगर नून लीग के कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर गुज़िश्ता दिनों उन्होंने दरख्वास्त जमानत दायर की, जिस पर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत पीर यानी 10 फरवरी को होगी। LNG केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और MD PSO इमरान उल हक को हाई कोर्ट जमानत पर पहले ही रिहा कर चुकी है। अब इस केस में शाहिद खाकान अब्बासी को जमानत मिलती है या नहीं, ये एक अदालती मामला है और अदालत ही उसे देखेगी। देखना ये अहम है कि एक तवील अरसे तक इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म किस तरीके से जेल में कैद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त अडियाला जेल के एक ऐसे सेल में कैद हैं जहां सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। जिस कमरे के अंदर वो कैद हैं, उसी कमरे के कोने में गुसल खाना है जिसकी दीवारें 24-24 इंच ऊंची हैं। शाहिद खाकान अब्बासी इस जेल के वाहिद कैदी हैं जिन्हें इस मखसूस सेल में रखा गया है और वो दिन रात इस कमरे में होते हैं जहां पर मौत के कैदियों को रखा जाता है। 6 माह हो चुके हैं मगर अब तक नैब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका, करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सका। मिफ्ता इस्माइल, शेख इमरान उल हक और शाहिद खाकान अब्बासी पर जो LNG के मामलात पर इल्ज़ाम था वो हम आपको पहले ही तफसील से बता चुके हैं कि ये केस में कितने ज़्यादा इस वक्त लूप होल्स मौजूद हैं और अब उनकी जो ज़मानत है उस पर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। देखते हैं ज़मानत के फैसले में अदालत के क्या रिमार्क सामने आते हैं। अगर अदालत ज़मानत देती है तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।